प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड लेजर फिजिक्स और आज हमारा फर्स्ट यूनिट का ये 6th लेक्चर है। आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं। नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हम इनकी बात करेंगे एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। प्यारे बच्चों, जैसे वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, यानी कि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो होते हैं जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करते और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो होते हैं जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करते हैं। हम इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको पहले ही बता दे सकता हूँ कि व्हाट आर नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। या फिर बहुत ज़्यादा बार जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। उसमें जो भी कुछ आप पढ़ेंगे दोनों के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बीच में एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा, इधर आप नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में बता दीजिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी बात है वो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में बता दीजिए और इस तरह से वो दोनों एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सी टर्म्स आएंगी, उनको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, फिर भी यहाँ उन टर्म्स को मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, यानी कि दी ऑर्बिट्स which does not penetrate the atomic core। ही वहाँ पर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये देखिए। तो इनकी जो टर्म वैल्यूज हैं या जो एनर्जी एक्सप्रेशन है वो हाइड्रोजन लाइक होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम का है। तो इन ऑर्बिट्स की जो टर्म वैल्यूज होती हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की, वो हाइड्रोजन जैसे होते हैं, जैसे कि ये है लगभग इस तरह से, यानी कि एटॉमिक कोर एंड दी टर्म वैल्यूज, जिन्हें हम टर्म वैल्यूज कह सकते हैं। और एनर्जी, देखिए जो टर्म्स बीच में आएंगी मैं उनको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर एनर्जी एक्सप्रेशंस, जिन्हें हम सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, आर लाइक किसके जैसे होते हैं, ये आर लाइक एच एटम, हाइड्रोजन एटम की तरह होते हैं। ऐसे ऑर्बिट्स को हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं, आर कॉल्ड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स का लिंक हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ लिख रहा हूँ जस्ट उसी फॉर्मेट, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स एज शोन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइप के होते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। यहाँ से देखिए, हम जानते हैं कि एटम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो मैंने पिछले वीडियोज में बोहर एटॉमिक मॉडल्स, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स तमाम बताए थे कि एटम होता कैसा है। वहाँ पर बताया था कि एटम के सेंटर में जो है एक न्यूक्लियस होती है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर मैं बोहर एटॉमिक थ्योरी की बात करूं तो इस तरह से ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में कोर जो है एक्चुअल में क्या होती है, ये देखिए। और ये और देखिए आप मेरे साथ साथ
समझने की कोशिश करें। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये एटॉमिक कोर क्यों है, क्योंकि बार बार जिक्र आएगा कि वो ऑर्बिट्स जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं उन्हें हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। लेकिन है क्या ये, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे ये देखिए जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो अंदर होती हैं, जैसे ये वाली ऑर्बिट है, ये इसे ऑर्बिट कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, इन्हें हम इनर मोस्ट सेल कहते हैं, इनर मोस्ट सेल कहते हैं। और ये जो बाहर की जो ऑर्बिट्स है इसे हम वैलेंस सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। अब आप देखिए न्यूक्लियस और इनर मोस्ट सेल, ये जो पार्ट होता है इसे हम एटॉमिक कोर के नाम से जानेंगे। यानी एटॉमिक कोर क्या होती है, इस वैलेंस सेल को छोड़ करके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ करके जो पार्ट बचता है न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्बिट्स होते हैं उन सबको, उसे हम कहते हैं एटॉमिक कोर। यानी कि एक्सेप्ट द वैलेंस सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक कोर। या इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई पूछे कि भाई ये एटॉमिक कोर क्या होती है, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। एक्सेप्ट द वैलेंस सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक कोर। यानी कि जब भी बात आए कि भाई एटॉमिक कोर क्या होती है तो इस पार्ट को हम एटॉमिक कोर कहते हैं। है कि इस सेंटर में तो न्यूक्लियस होती ही है, और ये देखिए ये हाइड्रोजन का जो है ऑर्बिट है, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट है। आप देख लीजिए ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, ये देखिए लाइक दिस। और ये जो भी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं वो हाइड्रोजन लाइक होते हैं। अगर हम उसको एनर्जी की फॉर्म में कहें तो हम यही कहेंगे कि जो कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स होते हैं वो, और ये तो होते हैं, जैसे आपने देखा था कि बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि के सेल, एल सेल, एम सेल, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो सब सेल्स होते हैं, वहाँ पर हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहा था। लेकिन जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं वो लगभग जो है वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या फिर यूँ कहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये दोनों बराबर होते हैं, जिनको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अभी। हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की ही बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे अभी हम बात करेंगे कि जैसे p ऑर्बिटल है, डी, पी डी एफ ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम, ये सारे नॉन पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये इस टाइप से होते हैं। इसी तरह से डी और एफ ऑर्बिट्स ऑफ जो हमारा सोडियम है, अभी देखेंगे आप, पोटाशियम एक्सेट्रा, इनके ये भी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, गिव देयर एग्जांपल्स, कि कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन पेनिट्रेटिंग होते हैं, तो फिर आप ये लिखेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एफ ऑर्बिट जो होता है ऑफ हमारा सिस्टम, और ये भी नॉन पेनिट्रेटिंग कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि जो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो और जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो नियरली इक्वल होते हैं। यानी कि फॉर दीज ऑर्बिट्स, मैं वो भी लिख देता हूं, यानी कि जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे, आप जान जाएंगे कि भाई नॉन पेनिट्रेटिंग और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स में डिफरेंस क्या है। पहले हम नॉन पेनिट्रेटिंग जो ऑर्बिट्स हैं हम बात उन्हीं की कर रहे हैं। जब दोनों के बारे में हमें पता होगा तो जाहिर है हम उनमें डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे और एक अपना अच्छा क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। फॉर दीज ऑर्बिट्स, यानी कि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फॉर दीज ऑर्बिट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
जिसको हम n से लिखते हैं, जो K, L, M, N हाइड्रोजन एटम में हमने पढ़ा था बोहर थ्योरी के अंदर। फॉर दीज ऑर्बिट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नियरली इक्वल टू द ऑर्बिटल कह सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं एज्यूमिथल, क्योंकि ऑर्बिटल और एज्यूमिथल क्वांटम नंबर एक ही होते हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैसे, ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यूज होती है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। जो n की वैल्यू 1 होती है, आपने यहाँ देखा था, ये K सेल के लिए है, ये L के लिए है, ये M के लिए है और so on। यानी कि ये K ऑर्बिट के लिए है, L, M, N और इस तरह से और होते हैं। और जो हमारा L की जो वैल्यू होती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको बताया था कि जो L है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है, इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। ये पिछले लेक्चर में जब हम क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन और क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद एन एटम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। यानी कि ये L की वैल्यूज हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के नियरली इक्वल होता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि n की वैल्यू 4 है, तो फिर जो L होगा वो भी नियरली 4 ही होना चाहिए। कब? नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। अब देख लेना, ये हमारा हो गया है, मान लो K सेल है, L सेल है, M सेल है, जो भी है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो, तो हमारा जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो इसके बराबर होना चाहिए। जो एनर्जी एक्सप्रेशन है इन ऑर्बिटल्स की, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो एनर्जी वैल्यूज हैं, या यूं कहिए कि इनकी टर्म वैल्यूज हैं, वो भी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होती हैं। तभी तो हम कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एनर्जी वैल्यू का एक्सप्रेशन है, ये देखिए, दैट इज इक्वल टू -13.6/n²। ये सीधे सीधे हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होते हैं उनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या यूं कहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दोनों बराबर होते हैं। इसलिए जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं इन ऑर्बिट्स की, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की, वो इक्वल होती हैं, नियरली इक्वल होती हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ दीज ऑर्बिट, जाहिर है मैं बात कर रहा हूं नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की, उसके बाद पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की भी हम यहां चर्चा करेंगे। द एनर्जी वैल्यूज ऑफ these orbits are nearly, मैं कह रहा हूं, equal to the corresponding value of the value of हाइड्रोजन एटम, क्योंकि n और L, देखिए n 4 है तो ये भी 4 ही होना चाहिए, तभी वो नॉन पेनिट्रेटिंग होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, या फिर 3 है, या फिर कुछ और है, 4 नहीं है, तो फिर वो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स नहीं होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं। यानी कि पेनिट्रेटिंग, और अब तक तो आप समझ ही गए हैं कि जो ऑर्बिट्स एटॉमिक कोर को एप्रिशिएबली पेनिट्रेट कर रही हों उन्हें हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी कि बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, समझ के लिखना होता है, इसमें रटना नहीं होता है। तो चलिए, द ऑर्बिट्स विच एप्रिशिएबली पेनिट्रेट दी एटॉमिक कोर। एक तो ये एटॉमिक कोर को
पेनिट्रेट कर रही हों। दूसरा, जो इनकी एक्सप्रेशंस होती हैं, जो टर्म वैल्यूज हैं या एनर्जी एक्सप्रेशन हैं, वो हमारे हाइड्रोजन के जैसी नहीं होती, उनसे अलग होती हैं। आप कह सकते हैं एंड द टर्म वैल्यूज कहे तो जिनको हम सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं, एनर्जी एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। जैसे हम देखा ना नॉन पेनिट्रेटिंग में तो वो हाइड्रोजन की जैसी ही होती हैं, लेकिन इसमें वो डिफरेंट होती हैं। एनर्जी एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट देन किससे? हाइड्रोजन एटम। यूँ भी कह सकते हो कि जो इनकी जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी वैल्यूज होती हैं हाइड्रोजन के अंदर उनसे डिफरेंट होती हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए मैं पहले सोडियम के केस में बात कर लेते हैं कि इसमें होता कैसे है, क्या होता है। ये हमारी एटॉमिक, जैसे मान लो कोर है, ये एटॉमिक कोर है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और ये एंटी क्लॉकवाइज मान लो ये रोटेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ये 3s ऑर्बिट है। अभी हम बात करेंगे, जो बोहर ने तो एक बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन सोमरफील्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल भी होते हैं, लाइक दिस। और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सोमरफील्ड ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हुआ, ये 3s ऑर्बिट है। और आप देख रहे हैं ये जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं इसे कह रहे हैं एटॉमिक कोर। और एटॉमिक कोर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूक्लियस और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो एटॉमिक कोर का हिस्सा होता है, और आउटर मोस्ट जो पार्ट होते हैं जो हम वैलेंस सेल कहते हैं, ये देखिए उसको छोड़ करके बाकी का हिस्सा एटॉमिक कोर है। यहाँ पर ये 3s ऑर्बिट है। और यही नहीं, ये देखिए अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑर्बिट जो है 3p, ये जो 3p ऑर्बिट है ये सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है? ये पेनिट्रेट कर रहा है एटॉमिक कोर से। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 3d ऑर्बिट हो गया प्यारे बच्चे। ये देखिए इसको हम कहते हैं 3d ऑर्बिट, और ये इस एटॉमिक कोर से पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया नॉन पेनिट्रेटिंग। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 3s एंड 3p यानी कि s एंड p ऑर्बिटल ऑफ द सोडियम आर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स हैं, क्योंकि ये एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट कर रहे हैं एप्रिशिएबली। अच्छा, एक और बात मैं लिख भी देता हूँ, ये इस टाइप से अगर हम शो करते हैं ऑर्बिट्स को तो ये क्लासिकल मॉडल है। ये एक तरह से पुराना मॉडल है जिसको हम क्लासिकल मॉडल कहते हैं, यानी कि ये है क्लासिकल मॉडल ऑफ सोडियम। सोडियम के केस में है ये चीज़। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के। s ऑर्बिट ऑफ लिथियम, और अभी अभी मैंने कहा कि ये s एंड p ऑर्बिट्स, s एंड p ऑर्बिट्स ऑफ सोडियम कह दीजिए या पोटासियम कह दीजिए। और इसी तरीके से s, p और d ऑर्बिट्स जो हैं वो हमारे सीशियम और रुबिडियम, यानी कि s, p एंड d ऑर्बिट्स ऑफ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी आप दे दिए कि आपने ये भी बता दिया कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी आपने दी। और ये हमने क्लासिकल मॉडल ऑफ पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स दिखाया है। अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से शो करें, अगर इसी मॉडल को तो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि पेनिट्रेटिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज़ के बराबर नहीं होती, यानी उनसे डिफरेंट होती है। और ये क्लासिकल मॉडल है। अगर हम इसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें इसको तो हम कैसे कहेंगे वो देख लीजिए। मैकेनिकल मॉडल,
मैकेनिकल मॉडल ऑफ, ये सोडियम के ही केस में देख लेते हैं। देखिए आप मेरे साथ साथ जाहिर है नोट्स बना ही रहे होंगे, और बहुत अच्छी स्कोरिंग करनी है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, और कैसे पेपर में लिखना है वो भी हमें पता होना चाहिए, और किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। मैं तमाम कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के जो डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएं, और सभी टाइप के क्वेश्चंस आप पेपर में लिख सकें। जैसे अभी हम मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे। तो ये ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारी ये एटॉमिक कोर का हिस्सा है। ये देखिए जो पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है ये एटॉमिक कोर का हिस्सा है। आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि डिफरेंट टाइप से ये एटॉमिक कोर है। यही सोडियम का है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए ये एस ऑर्बिटल है, किसका? जो हमारी इस एटॉमिक कोर के हिस्से को पेनिट्रेट कर रहा है। ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा एटॉमिक कोर का हिस्सा है। और ये देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा है ये देखो ना 3s एस ऑर्बिटल, जो कि पेनिट्रेटिंग है, एस ऑर्बिटल है। और ये भी पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पेनिट्रेट कर रहा है। और अब ये देखिए ये जो हिस्सा है ये डी ऑर्बिटल है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल है वो एटॉमिक कोर से पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन पेनिट्रेटिंग है। जबकि एस और पी ऑर्बिटल ऑफ द सोडियम दीज आर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है सोडियम का, और ये था हमारा क्लासिकल मॉडल। तो है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ये तमाम जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इनर मोस्ट सेल में है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं ये है न्यूक्लियस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये देखिए कि ये जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में एक दीवार का काम करते हैं, एक पर्दे का काम कर देते हैं। उससे नतीजा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। और पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग जो ऑर्बिट्स की बात करेंगे ना, और थोड़ा और हम आगे चलेंगे तो इस इफेक्ट का भी जिक्र है। शील्डिंग का मतलब शील्ड कर रहा है, बचा रहा है, कवर कर रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पर्दा आ गया है इन इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना नहीं रहता है। और एक तरह से एक और भी बात होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑर्बिट्स में, इनर मोस्ट ऑर्बिट्स में, ये इसको रिपेल भी कर रहे होते हैं। तो इस पर देखिए दो तरह के फोर्सेज लग गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होता ही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स जो इनर मोस्ट सेल में है वो और इनके बीच में रिपल्सन होता है, तो कंपेरेटिवली कम फोर्स हो जाता है इनके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैलेंस सेल में है। और उसकी वजह से भी इनका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हम देखेंगे पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग के बारे में जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको इस कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। एक और बात हम जिक्र करेंगे, प्रेसेशनल मोशन जो इन ऑर्बिट्स का, ये आप देख रहे हैं ना कितना आसान नहीं है कि ये स्थायी हैं, ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूसली अपनी इस पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, प्रेसेस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। चलिए मैं उसी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ कर।
जैसा मैंने कहा था ना कि इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और ये इस एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स है, ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये ऑर्बिट्स भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, पोजीशन बदल रहे हैं, और उसी मोशन को, जो इन ऑर्बिट्स का मोशन है, चाहे वो क्लॉकवाइज में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, जिसे हम प्रेसेशनल मोशन कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रेसेशनल मोशन क्या है। और जब इन सब के बारे में आप जान लेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि नॉन पेनिट्रेटिंग और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया आप अपने एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, क्योंकि पहले हमने जाना कि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होते हैं, उनके बाकायदा क्लासिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात किया, और थोड़ा थोड़ा अंतर डिफरेंसेस आपके दिमाग में आ भी गए होंगे। लेकिन बोर ने तो एक ही बात कही थी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं और सर्कुलर होते हैं, या कि उन्होंने हमें सर्कुलर स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स की बात की थी। लेकिन जो सोमरफेल्ड ने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इलिप्स के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इसमें 2 फोकस पॉइंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो इन 2 फोकस पॉइंट्स में से किसी एक फोकस पॉइंट पर होती है। और ये जो इस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा दूरी पर ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को भी एक बाकायदा नाम दिया जाता है जो आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिहीलियन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा, बाकी जगह देखिए ये इसके नज़दीक पड़ रहा है, ये नज़दीक पड़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा दूरी ये है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है उस समय वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिहीलियन पॉइंट। लेकिन ये देखिए, अगर वही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ आता है तो ये सबसे क्लोज होता है, इसे हम पेरीहीलियन पॉइंट कहते हैं। पी से स्टार्ट हो, यानी कि आप थोड़ा याद रखने के लिए कह सकते हैं कि पास है। पेरीहीलियन पॉइंट, इनका हमें पता होना चाहिए क्या होता है। और अभी मैंने एटॉमिक कोर की बात आपको बताई ही थी, तो चलिए अब थोड़ा सा हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। एटॉमिक कोर है, यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एटॉमिक कोर है। इसको मैं शेडेड रीजन में ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए। और ये जो ऑर्बिट है ना, ये वाला ऑर्बिट जो आप देख रहे हैं, ये इसे पेनिट्रेट कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन दूर होता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होता ही है, मैंने आपको बताया था। जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस का Z, और उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और ये जो है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा भी था कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नज़दीक आता है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो ऑर्बिट है ये इस इलेक्ट्रॉन का ये चेंज हो जाता है, और कुछ इस तरह से चेंज हो जाए। ये देखिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और ऐसे ही ये हमारा जो ऑर्बिट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देख रहे हैं ये जो एपिहीलियन पॉइंट है ये रोटेट कर रहा है, जबकि पेरीहीलियन जो पॉइंट है वो स्टेबल है, वो नहीं घूम रहा, वो वहीं रहता है। ये देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे हमारा ये जो ऑर्बिट है ये भी रोटेट कर जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो मोशन होता है ये प्रेसेशनल मोशन कहलाता है, यानी कि द ऑर्बिट्स आल्सो प्रेसेस अबाउट देयर द न्यूक्लियस, ये इनका पाथ। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रेसेशनल मोशन। अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो फिर हमारा ये जो ऑर्बिट्स हैं ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रेसेस करेंगे, प्रेसेशनल मोशन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं, इस टाइप से अगर ये घूम रहे हैं, तो फिर हमारा ये जो ऑर्बिट हैं ये भी
एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इधर की बजाय फिर ये इधर घूमने लग जाएंगे, इस तरह से। और दूसरा पॉइंट आपने देखा, सिर्फ एपिहीलियन पॉइंट होता है वो रोटेट करता है, वो प्रेशस करता है, जबकि आप देख रहे हैं जो हमारा पेरिहीलियन पॉइंट होता है, जो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है, वो रोटेट नहीं करता। अच्छा, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा एक और देखिए कि भाई ये जो प्रोसेशनल मोशन होता है ये फास्ट होता है या स्लो होता है। प्यारे बच्चों, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस न्यूक्लियस के कितना क्लोज है। जरा देखिए, ये इतना हिस्सा पेनिट्रेट कर रहा है। मैंने कहा था ना कि जो भी कुछ आज मैं बता रहा हूँ वो पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट से रिलेटेड टर्म ही आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, अगर कोई ऑर्बिट ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज, मतलब उस एटॉमिक कोर में काफ़ी क्लोज, काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। और अगर वो बस थोड़ा सा ही पार्ट जो है, कुछ हिस्सा ही उसका उस एटॉमिक कोर से जाता है, तो फिर वो कम पेनिट्रेट कर रहा है। जो कम पेनिट्रेट करेगा तो फिर वो जो प्रेसेशनल मोशन होगा वो भी स्लो होगा, वो भी धीरे होगा। लेकिन जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ये हमारी एटॉमिक कोर है, और अगर हमारा ये ऑर्बिट जो है ये काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर गई, ये देखिए, ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज गया है। ये तो एटॉमिक कोर है और ये न्यूक्लियस है। नतीजा क्या हुआ कि फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये जो प्रेसेशनल मोशन इतना फास्ट होगा कि ये सीधा एक बार इधर ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल ही रोटेट कर गया है। यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, वो ये कि जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी इन ऑर्बिट्स की एटॉमिक कोर में, ये एटॉमिक कोर है, उतनी ही ज़्यादा जो है प्रेसेशनल मोशन होगा, उतनी ही तेज़ी से ये जो ऑर्बिट्स हैं प्रेसेस करेंगे, और ये उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तीसरी बात कि सिर्फ एपिहीलिएशन पॉइंट जो होता है वही प्रेसेस करता है, जो पेरिहीलियन पॉइंट होता है, जो क्लोज पॉइंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। कि एज दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इनमें से कोई भी बात है कि भी कब प्रेसेशनल मोशन ज़्यादा होता है, कब नहीं होता है। एज दी पेनिट्रेशन इंक्रीजेज, पेनिट्रेशन इंक्रीज करता है, मतलब जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, दी प्रेसेशनल जो मोशन होता है दैट विल बी इंक्रीजेज। प्रेसेशनल मोशन आल्सो इंक्रीजेस। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया। अब देखिए, अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो आप ये लिखेंगे। अगर तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर दी पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल, ठीक है, तो ये बताएंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन जो 90% टाइम्स पूछा जाता है वो पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फिर बहुत आसान है, एक लाइन खींच दीजिए, एक तरफ नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स लिख दीजिए, दूसरी तरफ पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स लिख दीजिए, और 1 बाय 1 करके उनको लिखिए। जैसे सबसे पहले नंबर 1 में क्या लिखोगे कि दी ऑर्बिट्स विच डज नॉट पेनिट्रेट दी एटॉमिक कोर एप्रिशिएबली आर कॉल्ड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। और इधर क्या लिखेंगे नंबर 1 पर, यहाँ लिखेंगे जो डिफरेंस है बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग, ताकि अंतर स्पष्ट हो जाए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप, और आपका आंसर बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा हो। उनको वो बहुत ही समझ करके लिखा है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि समझ करके जो चीज़ हम लिखते हैं उसमें कंपैरेटिवली मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए, तो डिफरेंस दूसरा क्या हो गया, पेनिट्रेटिंग में क्या लिखोगे, दी ऑर्बिट्स विच अप्रिशिएबली पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर आर कॉल्ड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। पहला डिफरेंस तो पता चल गया। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे में हम लिखेंगे कि जो इसमें टर्म वैल्यूज होती हैं या जिनकी एनर्जी वैल्यूज होती हैं ऑफ दीज ऑर्बिट्स, किनकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉन पेनिट्रेटिंग,
आर सेम आर नियरली इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और इसमें क्या लिखेंगे कि जी एनर्जी वैल्यूज और टर्म वैल्यूज आर डिफरेंट देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन से कंपेयर कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन में बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने डिटेल में पढ़ा है, तो ये उनसे डिफरेंट होते। दूसरा भी हमें समझ में आ गया। तीसरा एक और लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तीसरा लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नियरली इक्वल टू द ऑर्बिटल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसमें तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और प्यारे बच्चों, अच्छा रहेगा चौथे पॉइंट के ऊपर आप डायग्राम बना दीजिए। दिस इज दी नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स है, ऐसे ऑर्बिट आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्लासिकल मॉडल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। पेनिट्रेटिंग पार्ट भी दिखाया गया है कि कौन कौन से ऑर्बिट पेनिट्रेटिंग है सोडियम के, तो ये इस तरह से। तो ये एस और पी ऑर्बिट्स जो है सोडियम के वो पेनिट्रेटिंग है, जबकि ये जो डी ऑर्बिटल है ये नॉन पेनिट्रेटिंग है। और इट इज़ द क्लासिकल मॉडल, ये भी बनाइए आप। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो मैंने बताया था वो भी बताइए। और प्यारे बच्चों, अगर आपसे इस तरह से 4-5 पॉइंट जब आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और एक और बात देखिए, अगर आपसे पूछें कि प्रेसेशनल मोशन क्या है, क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में भी बताया, मैंने एटॉमिक कोर के बारे में, यानी कि जो टर्म हमारी नॉन पेनिट्रेटिंग और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी है। प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट हैं नॉन पेनिट्रेटिंग और पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के वो आपको पता चल जाएं, आपको समझ में आ जाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टर्म्स समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब बारी आपकी है, आपको क्या वास्तव में ये समझ में आया है? अगर तो समझ में आया है तो फिर आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं। और ये जो चैनल्स हैं हमारे दोनों, फिजिक्स बाई आईसी सर फिजिक्स वगैरह, इन दोनों को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कई बार करने से चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो करके, क्योंकि ये आपके हित में है कि जब भी नया वीडियो जो है अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन आप प्रेस कर दे प्यारे बच्चों। साथ में आज ज़रूर अपनी जो दूसरे साथी हैं उन तक भी इसको शेयर करें। मिलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमारा 7th लेक्चर रहने वाला है इस यूनिट का, उसमें हम बात करेंगे आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।